दिया था लास्ट क्लास में, तो अब we'll continue with that. I already told you that R, L and C are the three basic electrical properties which exist in every electrical equipment, appliance, machine or device. So any equipment which is utilizing or working on electrical energy will consist at least one of these three parameters or one of these three properties. So to start with, what is resistance? Resistance ये कोई नई चीज नहीं है, आप सब लोग जानते हैं what is resistance. Resistance is a property which offers opposition to current, है ना? तो resistance opposes flow of current. Resistance opposes flow of current. ठीक है? Now how does it do that? मतलब how does it opposes the current? How does it offers some opposition to current? अगर इसको समझना है तो resistance is nothing but a property, as we say. If you remember, there are some properties like resistance. Resistance का opposite क्या है? Conductance. ठीक है? Conductance is the property which allows current, which does not oppose, which allows current. तो ऐसा जो प्रॉपर्टी करंट को अलाउ करता है उसे कंडक्टेंस कहते हैं, और ऐसा जो प्रॉपर्टी जो अपोज करता है उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं. सो दीज टू आर एंटोनिम्स, मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हैं. ठीक है? तो कंडक्टेंस अगर अलाउ करता है तो रेजिस्टेंस अपोज करता है. हम इसको G से और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन रिप्रेजेंटेशन. नाउ व्हाट एक्चुअली दिस रेजिस्टेंस इज, बिकॉज अगर हम प्रॉपर्टीज को पढ़ना चाहेंगे तो उस प्रॉपर्टी का इंटरनल मीनिंग और इंटरनली वो क्या कर रहा है उसको समझना चाहिए, तभी हम उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इफ यू टेक, अच्छा ये कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस किस व्हाट यू से किस मटेरियल में होता है, फिर उसके बारे में अगर हम कहें तो मटेरियल्स कितने टाइप के मटेरियल्स हैं? कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, ये भी आप लोगों को मैं जस्ट ब्रश अप कर रहा हूं, ये सब आप जानते हैं. कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. चालक, अर्धचालक, और ये बिल्कुल अलाउ ही नहीं करता, मतलब कंडक्टर विच अलाउस करंट, सेमीकंडक्टर्स विच अलाउस करंट ओनली एट पर्टिकुलर कंडीशन, एंड इंसुलेटर्स विच डज नॉट अलाउ करंट एट ऑल. ठीक है? ये तो आप जानते ही हैं. सेमीकंडक्टर्स जो है वो या तो कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है या फिर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकता है. तो सेमीकंडक्टर इज ए कंट्रोल और कंट्रोलेबल डिवाइस. आप इसको कंट्रोल करके कंडक्टर भी बना सकते हो, इसमें कंट्रोल करके इंसुलेटर भी बना सकते हो. तो ये प्रॉपर्टी जो भी है रेजिस्टेंस, इन तीनों में होता है. और शायद आप जानते भी हैं कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है लीस्ट, लो एंड हाई ऐसे होता है, ये भी जानते हैं आप लोग. रेजिस्टेंस इन कंडक्टर इज लीस्ट, इन सेमीकंडक्टर इट इज लो एंड इन इंसुलेटर्स इट इज हाई. ठीक है? अब अगर एक कंडक्टर को हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन ले लें. कंडक्टर इज नथिंग बट सिंपल वायर विच कैन अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट. जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो देखते हैं वो सब कंडक्टिंग वायर्स हैं. तो अगर उसी का एक क्रॉस सेक्शन हम लें तो कंडक्टर बाय डेफिनेशन विल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो. यू रिमेंबर दिस और नॉट? बिकॉज कंडक्टर का खासियत, कंडक्टर का स्पेशल
फीचर यही है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज unless until there are free electrons, conduction is not possible. This conductance or these conductors is only they can only conduct because of free electrons available inside the material. तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स माइनस साइन से मैं दिखा रहा हूं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर फिक्स्ड है, फिक्स्ड मतलब बॉन्डेड है, बॉन्डेड बिकॉज अगर आपको याद है स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हम अगर करें केमिस्ट्री का, तो इलेक्ट्रॉन जो है बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग या कोवलेंट बॉन्ड्स की तरह। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने एरो दिखाया है जो कि फ्री है, जो एरो के साथ है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री मतलब दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द मटेरियल, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेडीली अवेलेबल सो दैट कंडक्शन में टेक्स प्लेस। तो अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होंगे। इट कंडक्टर्स विल हैव लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर्स विल हैव लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स or sometimes no free electrons also. Insulators will not have free electrons at all. तो सेमीकंडक्टर्स में अगर आप इसको कंडक्टर बनाना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, सेमीकंडक्टर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो किसी तरह आप उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो क्या है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन बॉन्डिंग, बंधे हुए हैं। तो आप कुछ करके इन सेमीकंडक्टर्स को फ्री इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद है, आपने डायोड पढ़ा होगा पीएन जंक्शन, ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड में आपने ये पढ़ा होगा कि जब आप जंक्शन का मतलब ही बीच में एक ब्रिज टाइप का एक जंक्शन होता है, जब तक आप उस ब्रिज को ब्रेक नहीं करते तब तक वो डायोड कंडक्ट नहीं करता है। तो आपने क्या किया वहां पर, यू हैव ट्राइड टू ब्रेक दैट ब्रिज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एनर्जी। तो एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करके आप लोगों ने उस ब्रिज को तोड़कर कंडक्शन करवाया है। तो डायोड विल ओनली कंडक्ट वंस द ब्रिज इज ब्रोकन। जब तक वो ब्रिज जंक्शन, डिप्लीशन लेयर उसको टेक्निकली बोलते हैं हम लोग, ये सब चीज शायद आप लोग भूल गए होंगे, मैं जस्ट ब्रश अप कर रहा हूं। तो सेमीकंडक्टर का खासियत क्या है, आप एक एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी को यूज करके कुछ अंदर इस तरह का मैनेज करेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाए और वो फ्लो करे, वो सेमीकंडक्टर्स का है। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो आप नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट ब्रशअप में ही ये बता रहा हूं, वुड इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। तो वुड में आप कुछ भी कर लो, आप कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वुड में इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड है वो इतने ताकत से बॉन्डेड है कि उनको फ्री करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है जो आप वैसे नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे इंसुलेटर्स है। सेमीकंडक्टर का मैंने एक एग्जांपल दे दिया, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। और कंडक्टर्स के तो खैर एग्जांपल्स क्या है, ये सारे तार जो भी आप अपने घर में, कॉलेज में, कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप देखेंगे वो सब कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस क्या है? जब आप, अभी तो फिलहाल ये फ्री है, ये कहीं भी इधर उधर घूम सकते हैं। जब आप इसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, लाइक यू अप्लाइड सम वोल्टेज, फॉर एग्जांपल इस तार को आपने प्लग पॉइंट में, 2 पिन प्लग में आपने ऑन किया, मतलब सॉरी प्लग इन किया। नॉर्मली आप फैन को, फैन नहीं तो कोई
आपका मोबाइल चार्जिंग में या फिर कोई मिक्सर ग्राइंडर या कोई भी चीज को जाके आप स्विच ऑन करोगे ना प्लग इन करके, तो ये मान लो प्लग इन कर रहे हैं, जैसे आपने प्लग इन किया तो देयर इज सम वोल्टेज अवेलेबल, तो दैट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर। तो आपने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने एक एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई किया। जैसे ही आपने एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई किया, इसके पोलैरिटी के हिसाब से ऑल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव होते हैं, तो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विच वर रैंडमली positioned or randomly moving in some other direction will now be aligned and try to move towards positive side, because ये आप लोग जानते हैं कि opposite polarities attract each other, तो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड तक सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी अभी तक रैंडमली चलने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब अब एक दिशा में पॉजिटिव की तरह घूमकर पॉजिटिव की तरह भागने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा, उस भाग दौड़ में जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड थे, जो बॉन्डेड थे, वो तो बॉन्डेड ही है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब जो है अब देखिए एक दिशा में मूव करेंगे सब। मैंने क्या किया, इनका जो रैंडम डायरेक्शन था उसको मैंने एक दिशा में कर दिया। कौन से दिशा में? पॉजिटिव साइड। ठीक है, देखिए अब सारे पॉजिटिव साइड हो गए। अब ये भागेंगे कि भाई पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट होके, लेकिन जब ये भागेंगे, ये बीच रास्ते में, इनके रास्ते में कोई भी बॉडी आए उसको टक्कर लगा के भागेंगे। बिकॉज ऐसा तो नहीं कि वो देखकर भाई साइड दे के चलेंगे या दूसरा इलेक्ट्रॉन कहेगा कि भाई मुझे साइड दे दो, मुझे जाना है। ये सब चीज तो होंगे नहीं, जैसे आप रोड पे हॉर्न बजाते हुए चलते हैं, है ना। तो बिकॉज ऑफ फास्टर मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड एंड बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल्ड मूवमेंट, मतलब ऐसा कोई कंट्रोल मूवमेंट नहीं है। कंट्रोल मतलब कोई चीज उसको रोक नहीं रही है कि भाई साइड होके चलो या इधर होके चलो। तो जब ये नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, वो बीच में रास्ते में जो भी क्या कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो फिक्स्ड थे, उनको बहुत धक्का लगाकर जाएंगे। ये कॉमन है, और ये जो धक्का लगाएंगे उस एक्चुअल फिजिकल प्रॉपर्टी को आप रेसिस्टेंस बोलते हैं। मान लो अगर ये फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन जो थे बॉन्डेड में ना, वो है ही नहीं, मान लो फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम कि वो है ही नहीं, तो रास्ता तो क्लियर है सबके लिए, सब एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से पहुंचेंगे। देयर इज नो रेसिस्टेंस एट ऑल। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, ये तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आप कहां से निकाल दोगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, वो तो रहेंगे ही। तो जैसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने पोजीशन पे फिक्स्ड है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री पॉजिटिव साइड को चलने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, वो बीच में इन सब को कोलाइड करते हैं, इसको कहते हैं कोलिजन। ये जो कोलिजन होता है दैट इज फिजिकल रेसिस्टेंस, दैट ऑफर्स फिजिकल रेजिस्टेंस। तो फिजिकल रेजिस्टेंस जो है वो होता है, और उसके वजह से होता क्या है, जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनको कोलाइड करके जाएंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट वाला काइनेटिक एनर्जी है भाई बहुत, मतलब यहां से लेके वो कोशिश कर रहे हैं यहां पहुंचने में। सिंपल एग्जांपल है, आप अगर मेन रोड पे जा रहे हो और बीच में कोई गाड़ी आ गई और आपने टक्कर मार दी, तो जितना स्पीड आपका मेंटेन था, क्या वो ऐसे ही होगा? जैसे आपने टक्कर मारा, आपका स्पीड क्या होगा? धड़ से कम हो जाएगा। तो द काइनेटिक एनर्जी विच योर कार और टू व्हीलर और द मूविंग बॉडी पोजेस्ड वाज, मतलब जो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी था वो सडनली गिर जाएगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब अपने अपने एनर्जी को लूज कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे बॉडी से कोलाइड किया है। ठीक है, उन्होंने दूसरे बॉडी से कोलाइड कर लिया, तो इस वजह से आपका एनर्जी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि ये कोलिजन का जो, कोलिजन को हम क्या नाम दे रहे थे? इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड, और इसको हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस होता है। आपको
याद होगा आपने 10th में या 12th में भी पढ़ा है कि रेजिस्टेंस में I²R लॉस होता है, और वो यही चीज है जो मैं बता रहा हूं। I²R इज नथिंग बट एनर्जी, पावर इनफैक्ट। और अगर वो पावर लगातार होते रहेगा टाइम से मल्टीप्लाई करके तो वो एनर्जी होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली एनर्जी लॉस होगा ही होगा रेजिस्टेंस में। ये होता है फिजिकल रेजिस्टेंस का एक्चुअल इंटरनल डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन कि भाई क्या हो रहा है। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को समझना चाहूं तो ये है जो भी मैंने अभी आपको समझाया। तो ये रेजिस्टेंस R कैन बी फिजिकली डिफाइंड एज, ये भी आप जानते हैं, रो L बाई A, रो L बाई A, ठीक है। एंड व्हाट इज रो, व्हाट आर दीज थ्री डिफरेंट पैरामीटर्स। रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब ये भी आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं थोड़ा समझा दूंगा। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, सॉरी इसको ठीक कर दिए, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो जो भी हम मटेरियल यहां पर कंडक्टर, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, कुछ और, मतलब एनी मटेरियल विच वी आर टॉकिंग अबाउट, एवरी मटेरियल हैज डिफरेंट रेजिस्टिविटी। कॉपर रेजिस्टेंस और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ऐसे कई सारे मेटल्स हैं जो कंडक्टर्स हैं, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, और ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होता है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यस, बिकॉज अगर मैं इस कंडक्टर का साइज बढ़ाऊं, एरिया, ठीक है, दोनों तरफ अगर एरिया बढ़ा दूं तो क्या होगा, इनके बीच में जो जगह है वो ज्यादा हो जाएगा, और शायद, मतलब शायद क्या, नॉर्मली जब एरिया बढ़ जाएगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस और कोलिजन जो हो रहे होंगे वो कम हो जाएंगे, विच इज नथिंग बट रेजिस्टेंस कम हो रहा है, दैट इज व्हाट। लेंथ, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना मैं लेंथ बढ़ा दूंगा उतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। जितना मैं लेंथ बढ़ा दूंगा उतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ेंगे कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टिविटी, ऑब्वियसली अगर मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दिस इज नथिंग बट फिजिकल फॉर्मूला है, मतलब फिजिकल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। दिस इज द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अब आई होप आई एम क्लियर विद दिस, सो आई एम ट्राइंग टू रब दिस। Now let me हमने कहा कि भाई वी आर ट्राइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं। रेजिस्टेंस ये है, इंडक्टेंस एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और है कैपेसिटेंस जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिजिकली वी हैव सीन दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, फिजिकल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस है। सिमिलरली व्हाट इज इंडक्टेंस? इंडक्टेंस फिजिकली क्या है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? एनीबॉडी? फिजिकली L इज इक्वल टू
एन स्क्वायर लूप में माना जाता है तो इंडक्शन होता है फिर उसके अंदर म्यू ए बाई एल. लेट मी जस्ट कंफर्म इट. आई एम श्योर बट जस्ट एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल, राइट. तो ये फिजिकल फॉर्मूला है. अच्छा, फिजिकल फॉर्मूला मैंने वैसे लिख दिया है, बट एक बार जैसे हमने रेजिस्टेंस की बात करी है फिजिकली कि रेजिस्टेंस कंडक्टर में होता क्या है, वैसे ही इंडक्टेंस होता क्या है. सॉरी, यहां पर थोड़ा सा जगह कमी की वजह से ये इंडक्टेंस को मैं फिजिकली यहां पर दिखा रहा हूं. इंडक्टेंस जो है जैसे मैंने कहा हर कंडक्टर में ये तीनों प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस तो होता ही है, इंडक्टेंस होता है बट नेग्लिजिबल होता है अनलेस अंटिल यू ट्राई टू व्हाट यू से ट्राई टू मेक अ स्मॉल चेंज. अगर मैं एक कंडक्टर ए बी को ऐसे लूंगा सिंपली, तो इंडक्टेंस बहुत कम होता है. वेराज अगर इस ए बी को मैं What am I doing? मैंने वाइंड किया है. I am not using this as a straight conductor. I hope you can understand the difference what I am showing. The difference is in one case my conductor, same conductor AB is a straightened. इसमें कोई भी माई कंडक्टर ए बी इज स्ट्रेटेंड, इसमें कोई भी वाइंड या ऐसे वो करना मतलब टर्न्स नहीं है बिल्कुल. ये हाइट ठीक है योगेश? ऊपर वाला दिख रहा है हाइट? कट तो नहीं रहा? तो दिस इज ए स्ट्रेटेंड कंडक्टर. इसमें आर तो होगा ही, बट एल जो है वो मिनिमम होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल या कम से कम होगा. ठीक है. वेरास इस कंडक्टर में आर होगा लेकिन एल जो है मैक्सिमम होगा, बिकॉज एल इज समथिंग मोर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इट इज नॉट सिंपल इलेक्ट्रिसिटी, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस. प्लीज आई रिपीट, इंडक्टेंस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी. मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के को रिलेट करता है इंडक्टेंस. ऐसा क्या है? देखिए, इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी बाय विच, अगर हम फिजिकली बात करते हैं, inductance is a property by which an EMF is, अच्छा एक काम करता हूं, ये थोड़ा सा बाद में डिफाइन करूंगा, इसको एक और डेफिनेशन पहले दूंगा, उसके बाद मैं ये वाला डेफिनेशन दूंगा. इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स लिंकेजेस पर यूनिट करंट. इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स लिंकेजेस पर यूनिट करंट. इसको मैं अगर मैथमेटिकली या वैसे लिखना चाहूं तो L इज इक्वल टू साई अपॉन आई. L इज इक्वल टू साई अपॉन आई. व्हाट डू यू मीन बाय साई? जैसे डिफाइन किया मैंने, इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स लिंकेजेस. साई इज नथिंग बट फ्लक्स लिंकेजेस पर यूनिट करंट. अगर 1 एम्पियर करंट एक कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो कितना फ्लक्स लिंकेजेस हो रहा है वो इंडक्टेंस कहा जाएगा. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल फॉर्मूला, बट ये एग्जैक्टली मैंने अभी आपसे कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक.
इसमें देखिए ये मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, आई इलेक्ट्रिकल का प्रॉपर्टी है। तो इंडक्टेंस रिलेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेट करता है। ये तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। और ये मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल रिलेशन हो गया कि इंडक्टेंस कैसे होगा, ये हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें। ये n क्या है, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स है, टर्न्स। और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ये जो मैंने यहां पर वाइंड करके दिखाया है ये नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर ये इसको कंसिडर करें तो इस केस में n क्या है बताओ, आर देयर एनी टर्न्स? स्ट्रेटेंड कंडक्टर में देयर आर नो टर्न्स। इसका मतलब ये नहीं कि n इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है n इज इक्वल टू 1 है, यू कैन एज्यूम सिंपली, ठीक है। तो इसको n इज इक्वल टू 1 करो, अब इसको बढ़ाते जाओ, यहां पर n आपका बढ़ता जाएगा, तो n जितना बढ़ता जाएगा इंडक्टेंस उतना बढ़ेगा। तो मैंने इसलिए कहा कि इस कंडीशन में L मिनिमम होगा क्योंकि n मिनिमम है, और इस कंडीशन में L मैक्सिमम होगा क्योंकि n जो है बढ़ गया है बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बढ़ा दिया है। तो n स्क्वायर म्यू क्या है, म्यू आप लोग जानते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी फिर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी होता है, फ्लक्स को अलाउ करने वाला प्रॉपर्टी को परमिएबिलिटी बोलते हैं। परमिएबिलिटी परमिट करता है वो फ्लक्स को, ठीक है। परमिएबिलिटी हर मटेरियल के साथ बदलता रहता है। ए एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर, ठीक है। तो फिजिकली ये है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरह अगर हम डिफाइन करेंगे इंडक्टेंस को तो L इज डिफाइंड एज साई बाई A। अच्छा, व्हाट इज दिस साई? साई PSI होता है, साई का मतलब इसको PSI बोलते हैं, P साइलेंट है तो SI साई बोलते हैं इसको, ये भी जानते हैं आप लोग। तो इसको अगर हम और थोड़ा सा डिफाइन करें तो साई इज डिफाइंड एज N इंटू फाई डिवाइडेड बाई I। And what is n? N is number of turns again, and phi is flux, ठीक है। तो flux linkages is defined as n into phi, ठीक है। अब आ रहे हैं, अब मैं इसको थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह मैं दिखाता हूं। इंडक्टेंस क्या कह रहा है, या इंडक्टेंस किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी कि when there is a current flowing, इसमें हो या इसमें हो, whenever there is current flowing in any conductor, there is definitely some flux produced in that conductor or around that conductor। ये आप जानते हैं सब लोग, है ना। कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो there will be some flux produced around that conductor, ये एक थंब रूल है, ठीक है। याद है, कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो फ्लक्स अगर फाई है, और इसमें भी मान लो फाई है, ऊपर वाले में भी, लेकिन इसमें n कम है और इसमें n ज्यादा है, तो इसके हिसाब से भी देखिए जितना n कम होगा उतना n फाई कम होगा, ठीक है। तो n फाई का मतलब साई, और अगर साई क्या है, फ्लक्स लिंकेजेस। जितना ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स लिंकेजेस होगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूं, स्ट्रेट कंडक्टर में या वाइंडेड कंडक्टर जिसमें वाइंड्स या टर्न्स जिसमें होगा, उसमें भी आप ये देखिए कि जैसे ही आपने करंट फ्लो करवाया फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये बेसिक लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ है। तो जैसे आपने करंट फ्लो करवाया, जैसे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और फ्लक्स के साथ फ्लक्स लिंकेजेस भी आएगा। जब फ्लक्स है तो फ्लक्स लिंकेज आएगा। फ्लक्स लिंकेज कैसे डिफाइन करते हैं, n फाई। एक बार फ्लक्स आ गया तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके आप साई फ्लक्स लिंकेज भी आप बता सकते हैं। लेकिन फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट कंडक्टर, यू कैन एज्यूम कि नंबर ऑफ टर्न्स उसमें सिंपल 1 है, तो
जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उतना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है बस। लेकिन सेकेंड केस में क्या हो रहा है, साई इज इक्वल टू एन फाई, तो एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, इस केस में एन ज्यादा है, तो इस फर्स्ट केस से ज्यादा सेकेंड केस में होगा। सेकेंड केस में क्या होगा, फ्लक्स लिंकेजेस ज्यादा होगा। तो आप ये बड़े नॉर्मल सी इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जितने ज्यादा आप टर्न्स बनाएंगे उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है, तो उतना ज्यादा इंडक्टेंस भी होगा। तो अब समझने के लिए इजीली इंडक्टेंस इज नथिंग बट वाइंडिंग में होता है। वाइंडिंग कैसे होता है, हमेशा जब आप एक तार को स्ट्रेट के बदले में आप उसको बहुत ज्यादा टर्न्स में बना के अगर आप यूज करेंगे तो वहां पर इंडक्टेंस मौजूद होगा। ऐसा नहीं है कि सिंगल स्ट्रेट में नहीं होगा, बट वो कम से कम होगा। और अगर आपको ज्यादा इंडक्टेंस चाहिए या अगर आपने जबरदस्ती रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बहुत सारे टर्न्स आपने बना दिए तो वहां पर ज्यादा इंडक्टेंस होगा ही होगा, ठीक है। इज इट ओके? तो अगर हम इससे आगे बढ़े, L इज इक्वल टू साई बाई आई, एन फाई बाई आई, ठीक है। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, मैं इसको रब कर रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं कि साई बाई आई और n इंटू फाई बाई आई, ठीक है। अब अगर मैं वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो एल आई इज इक्वल टू एन फाई। सिंपल मैथ्स, और कुछ नहीं किया मैंने आई को, आई टुक इट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, एल इंटू आई इज इक्वल टू एन इंटू फाई, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो L इंटू, L तो कांस्टेंट है तो L इंटू डी आई बाई डी टी, और N भी एक कांस्टेंट है तो N इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। N इंटू डी फाई बाई डी टी, L इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू N इंटू डी फाई बाई डी टी। इज इट ओके? नाउ व्हाट इज दिस? ये एक स्पेशल लॉ है, अगर आपको याद है तो। N इंटू डी फाई बाई डी टी इज नथिंग बट Faraday's law. Faraday's law of electromagnetism. Faraday's law क्या बोलता है, मतलब what does Faraday's law states? Faraday's law states that whenever there is a change in flux linking with the conductor, एक बार मैं ब्रश अप कर रहा हूं, Faraday's law देखिए, whenever there is a change in flux linking with a conductor, an EMF is induced in that conductor and that EMF is directly proportional to change in flux. Change in flux. EMF induced is directly proportional to change in flux. अगर आप इसको proportional constant लगाएंगे तो E is equal to N di phi by dt. So this is nothing but Faraday's law. तो Faraday's law के हिसाब से this is E. E is induced EMF. E is induced EMF. तो आप ये कर सकते हैं कि L di by dt is equal to E. What is E? Induced EMF. और E का यूनिट्स क्या है? वोल्ट है। EMF का यूनिट्स वोल्ट्स ही तो होता है, वोल्ट्स। तो अब मैंने क्या किया, from this expression I have derived or I have concluded with a relation between voltage and current for an inductance. सबसे पहले आपने फिजिकल रिलेशनशिप देखा, फिर आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेशनशिप देखा, अब ये प्योरली इलेक्ट्रिकल रिलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें टर्म देखिए, L के अलावा करंट है और वोल्टेज है, EMF इज ऑल्सो वोल्टेज, तो दिस इज अ इलेक्ट्रिकल रिलेशनशिप। तो फिजिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड नाउ इलेक्ट्रिकल, समझ गए? दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। खैर ये सब भी चाहिए, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच वी विल कीप यूजिंग इन आवर सब्जेक्ट। तो L di by dt इज इक्वल टू E,
ये जो है ना, इसको आप ई के बदले में वी भी लिख दो, बिकॉज यहां पर हमने ई इसलिए लिखा क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ईएमएफ को हम नॉर्मली ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो मैंने पहले लिख के रब कर दिया था ना, वो वाला स्टेटमेंट, इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी बाय विच an EMF is induced whenever there is a change in current. Please try to understand. Inductance is a property by which an EMF is induced whenever there is change in current. अगर change in current नहीं है, di/dt, what is di/dt? It is change in current. अगर change in current नहीं है तो क्या है? ये जीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ क्या होगा? जीरो। तो आप ये कह सकते हैं कि उस समय ईएमएफ जीरो हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि इंडक्टेंस उस समय एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर इंडक्टेंस उस समय जीरो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। समझ में आ रहा है? मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी बाय विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन देयर इज ए चेंज इन करंट। देखिए, ये फिजिकल था, इसका भी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था कि इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स लिंकेजेस पर यूनिट करंट। सिमिलरली मैं इससे भी एक स्टेटमेंट या एक डेफिनेशन दे सकता हूं कि इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ये स्टेटमेंट, बिकॉज आप जब इसका रिकॉर्डिंग देखोगे तो नोट करिए इस स्टेटमेंट को। आई एम नॉट गिविंग डिक्टेशन हियर। इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज the property by which an EMF is induced whenever there is a change in current. ठीक है? Inductance is a property by which an EMF is induced whenever there is a change in current. So this is my VI relationship for inductance. Similarly, I can have VI relationship for resistance. याद है ना? सिंपल ओम्स लॉ है ये। इसको मैंने स्पेशली डिराइव इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं, बट ये चीज मुझे यहां से लेके यहां तक पूरा दिखाना पड़ा क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा कम लोगों को याद होगा, या अगर पढ़ा भी होगा तो भूल भी गए होंगे। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लेके मैंने यहां से यहां तक मैंने डिफाइन किया हर स्टेज पर, ठीक है। तो दिस इज VI रिलेशनशिप फॉर इंडक्टेंस, दिस इज VI रिलेशनशिप फॉर रेसिस्टेंस। अब इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज ये भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा है। तो ये सब प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। एक ही कंडक्टर को अगर आप स्ट्रेट रखेंगे तो रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, लेकिन मिनिमम होगा। अगर उसी कंडक्टर को आपने वाइंडिंग की तरह दिखाया, वाइंडिंग की तरह बना ली, तो उसमें भी रेजिस्टेंस होगा कम, बट रेजिस्टेंस से ज्यादा इंडक्टेंस होगा क्योंकि आपने वाइंडिंग कर दिया। तो जैसे ही आपने वाइंडिंग कर दिया, टर्न्स बढ़ गए, n बढ़ गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गया, तो फ्लक्स लिंकेजेस बढ़ जाएंगे। फ्लक्स लिंकेजेस का मतलब क्या है फिजिकली? भाई इसके चारों तरफ जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उस फ्लक्स को यहां पर सिर्फ एक बार लिंक करेगा, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, सिंगल तार है। यहां पर आपने क्या किया, जितने टर्न्स है उतने बार लिंक करेगा फ्लक्स। तो ये फिजिकली मीनिंग है, जितना टर्न्स है, जितने टर्न, हर टर्न फ्लक्स को लिंक करता है, इसलिए N∅ हो गया वो। N जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उतने बार उस फ्लक्स को लिंक करेगा, इसलिए ये डिफरेंस होता है इस वाले में और इस वाले में, ठीक है। तो ये VI रिलेशनशिप ऑफ इंडक्टेंस भी हो गया। अब कैपेसिटेंस फिजिकली C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A/d। अच्छा, यहां कैपेसिटेंस के लिए आपको क्या जरूरत है? एक कंडक्टर से आप कैपेसिटेंस नहीं बना पाएंगे, बिकॉज आप लोग जानते होंगे कैपेसिटेंस में दो फेसेस, दो चेहरे या दो कंडक्टर्स आमने सामने जो करंट कंडक्ट कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स अगर दो आमने सामने, थोड़ा डिस्टेंस में भी हो, पास में हो,
जितना भी डिस्टेंस हो उसके हिसाब से उन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस होगा। आप ये भी कह सकते हो कि इतना डिस्टेंस वाले दो कंडक्टर्स में भी कैपेसिटेंस हो सकता है, बट बहुत कम, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, बिकॉज एप्सिलॉन ए बाई डी। इसको मैं वो नहीं कर रहा हूं, व्हाट यू से, डिराइव नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आप लोग जानते हैं एप्सिलॉन इज permittivity of material, sorry, of what do you say, space। ठीक है, जो दोनों कंडक्टर्स के बीच का स्पेस है वो परमिटिविटी होता है, और एरिया, दोनों के बीच का जो एरिया है वो, और डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो। तो ये आपका फिजिकल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, ठीक है। और Q इज इक्वल टू CV, ये जानते होंगे आप लोग। चार्ज इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस अगेन, Q इज इक्वल टू CV, ये भी जानते होंगे आप लोग। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नॉट ए न्यू थिंग एट ऑल। जब आप लोग चार्ज और वोल्टेज, ये करंट, इन सब के बारे में शुरुआत में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में, उस समय आपने ये पढ़ा होगा। तो जैसे L इज इक्वल टू साई बाई आई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रो चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेशन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेशन है, ठीक है। एक कैपेसिटेंस का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेशन था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब इसको आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करो फिर दोबारा, मतलब जैसे यहां पर किया दोबारा, मतलब यहां पर भी आपने डिफरेंशिएट किया, यहां पर भी किया। dq बाई डी टी इज इक्वल टू c तो कांस्टेंट होता है, तो dv बाई डी टी हो गया, ठीक है। अब dq बाई डी टी इज इक्वल टू c dv बाई डी टी में dq बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को यू कॉल इट एज करंट। आई होप यू रिमेंबर, बिकॉज करंट जब आपने पहली बार पढ़ा होगा, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि एक समय में कितना चार्ज एक जगह से दूसरा चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम करंट बोलते हैं। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज करंट, I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिकल रिलेशनशिप हो गया, फिजिकल रिलेशनशिप फॉर कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेशनशिप फॉर कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल रिलेशनशिप फॉर कैपेसिटेंस। इसमें देखिए करंट और वोल्टेज, जैसे यहां पर करंट और वोल्टेज का रिलेशन L इंडक्टेंस का आपने डिफाइन किया, यहां पर भी I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी है। लेकिन क्या फर्क है, एग्जैक्टली ये दोनों उल्टा है। यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात हम कर रहे हैं, यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज की बात हम कर रहे हैं। करंट जो है कांस्टेंट है, यहां पर ईएमएफ इज कांस्टेंट, मतलब मेरा कहने का मतलब है रेट की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहां पर ईएमएफ का रेट नहीं बता रहे, यहां पर करंट का रेट नहीं बता रहे, यहां पर वोल्टेज का रेट बता रहे हैं, यहां पर करंट का रेट बता रहे हैं। आर यू फॉलोइंग? सो दिस इज हाउ यू डिफाइन each of these property in electrical quantities. VI relationship for resistance, V is equal to IR. VI relationship for inductance, E is equal to LdI by dt. इसको ऐसे लिख दें तो थोड़ा क्लैरिटी रहेगा, ठीक है। इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, वैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही दिखा दिया बस, और कुछ। तो ये I is equal to C d by dt, ये आपका VI relationship of capacitance हो गया है। So these are the three important properties. ये तीनों equations you have to remember. There is no other choice. इसको आप याद रखेंगे तो आगे आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। So I hope आज का टाइम हो गया है, हो गया ना? अभी टाइम है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो लेट अस स्टॉप इट फॉर टुडे। इसका कंटिन्यूएशन हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। यस सर, यस सर।